गुड मॉर्निंग रिसर्च स्कॉलर्स। आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं आपको पीएचडी कोर्स वर्क पेपर 2 के यूनिट 1 से एक नया सेक्शन जो डाटा से संबंधित है उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग डाटा शब्द से बहुत दिनों से परिचित हैं और हम समझते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल या उसके भी पहले से डाटा शब्द बहुत कॉमन है। आजकल तो स्कूलों में भी जो है वो बच्चे कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं और कंप्यूटर क्लास में डाटा शब्द का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। अभी हम लोग इंटरनेट के युग में भी डाटा शब्द का इस्तेमाल जो है कर रहे हैं। डाटा एक खरीदी और बेची जा सकने वाली वस्तु के रूप में भी देखा जाता है। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो डाटा शब्द अंग्रेजी के डैटम शब्द का बहुवचन या प्लूरल है। शाब्दिक रूप से डैटम शब्द का अर्थ सिंगल फैक्ट या ऑब्जर्वेशन से है। आज के डिजिटल कम्युनिकेशन के युग में डाटा शब्द के प्रयोग का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के संदर्भ में सभी प्रकार के न्यूमेरिक एवं टेक्सचुअल सूचनाओं को आमतौर पर डाटा कहा जाता है। ग्राफ, इमेज या अन्य एनालिटिकल टूल के रूप में भी डाटा को प्रदर्शित किया जा सकता है। साथ ही साथ डाटा का मेजरेबल, कलेक्टेबल, रिपोर्टेबल और एनालाइजेबल होना भी जरूरी समझा जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उपलब्ध ज्ञान एवं सूचनाएं जिसे कुछ ऐसे सटीक और समुचित रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो ताकि उसका बेहतर प्रोसेसिंग किया जाना संभव हो सके, डाटा कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको डाटा को एक ब्रॉड मीनिंग दिया और इसमें एक बात जो गौर करने वाली है वह यह है कि डाटा के तहत वे समस्त सूचनाएं आती हैं जिनका प्रयोग हम उसको और ज़्यादा बेहतर प्रोसेसिंग में कर सकें। मतलब उसका प्रोसेसिंग के लायक होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वह सारी सूचनाएं जो हैं वह आम सूचनाओं के रूप में ही रहेंगी, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हमने इसमें सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। मेजरेबल, कलेक्टेबल, रिपोर्टेबल और एनालाइजेबल, ये सबके शब्द जो है इसके लिए सटीक तौर पर बैठते हैं। अब हम आते हैं, एक डेफिनेशन लेते हैं। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन किसी बुक में तो उपलब्ध नहीं मिला, लेकिन हमने इसका सहारा लिया है विकिपीडिया से। तो विकिपीडिया में डेटा को व्यापक रूप में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि डाटा इज री इंटरप्रेटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन in a formalized manner suitable for communication, interpretation or processing. Example of data includes a sequence of bits, a table of numbers, the characters on a page, the recording of sounds made by person speaking or a moon rock specimen. अर्थात आंकड़े औपचारिक रूप से संप्रेषण, विश्लेषण एवं प्रसंस्करण में प्रयुक्त की जाने वाली पुनः विश्लेषण योग्य सूचनाएं हैं। इसके अंतर्गत बिट्स की श्रृंखला, संख्याओं की सारणी, पृष्ठ पर अंकित कैरेक्टर्स, व्यक्ति के द्वारा उच्चारित ध्वनि की रिकॉर्डिंग या चंद्रमा से प्राप्त नमूने के पत्थर को भी शामिल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आंकड़ों को सामान्यतः कई रूपों में देखा जा सकता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल डाटा, जैसे कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल डाटा, कंप्यूटर सिमुलेशन, टेक्सचुअल एनालिसिस एवं फिजिकल आर्टिफैक्ट्स या भौतिक कलाकृतियाँ, या फिर रेलिक्स या अवशेष, ये सबके सब जो है डाटा के रूप में देखे जा सकते हैं। डाटा को संचित करने के लिए कंप्यूटर कई तरह के डिजिटल फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर्स एवं मल्टीमीडिया इत्यादि। लार्ज डाटाबेस पर काम करने के लिए डाटा को डाटाबेस टेबल्स या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर व्यवस्थित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये बात हुई डाटा जो एक आम शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है, जो डिजिटल वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है।
या ब्रॉड मीनिंग में इस्तेमाल होता है, हमने अभी आपको उसके बारे में बताया। अब सोशल साइंस में डाटा का किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, डाटा शब्द का यहाँ क्या अभिप्राय है, उस पर हम फोकस करने का कोशिश करते हैं। सोशल साइंस में थोड़ा अलग दृष्टिकोण से आंकड़ों को समझा जाता है। फॉर सोशल साइंसेज डाटा इज जनरली न्यूमेरिक फाइल्स originating from social research methodologies or administrative records from which statistics are produced. It is also includes, however, more data formats such as audio, video, geospatial, and other digital contents that are appropriate to social science research. ये भी हमने इंटरनेट से ही एक डेफिनेशन लिया है और ये अप्रोप्रिएट है। ये डाटा को सोशल साइंस के दृष्टिकोण से परिभाषित करने के लिए यह इतना काफ़ी है। इसका अर्थ यह है कि समाज विज्ञान में आंकड़ों से तात्पर्य सामाजिक अनुसंधान विधियों से उत्पन्न या प्रशासनिक रिकॉर्ड के रूप में मौजूद न्यूमेरिक फाइल्स से है, जिसकी मदद से सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाना संभव होता है। इसके अलावा कुछ अन्य फॉर्मेट्स जैसे ऑडियो, वीडियो, भूस्थानिक एवं समाज विज्ञान में उपयोगी अन्य फॉर्मेट्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी जो हम ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, वह भी ई कंटेंट के रूप में ही जा रहा है। तो ई कंटेंट का जिस तरह से कई रूप है, जिसमें ऑडियो फॉर्म है, वीडियो फॉर्म है, टेक्स्ट फॉर्म है, उसी तरह से ये चूंकि आप तक पहुंचेगी और आप इसको और ज़्यादा प्रोसेस कर सकने में कामयाब होंगे, इसीलिए यह भी डाटा है जो कि हम ऑडियो के रूप में दे रहे हैं। तो डाटा का ये कभी मतलब नहीं रहता है कि वो पिक्चर के फॉर्म में ना हो, ऑडियो के फॉर्म में ना हो, वो सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट के फॉर्म में हो या न्यूमेरिक फॉर्म में हो। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये निर्भर करता है इंटरप्रिटेशन के समय कि आप अगर चाहो तो उसको न्यूमेरिक फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ये बातें जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ ऑडियो फॉर्म में, लेकिन ये रिकॉर्ड जो हो रहा है वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो रहा है, चूँकि सिस्टम जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में ही रिकॉर्ड करता है और फिर जो है उसको ट्रांसफ़र भी किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर न्यूमेरिक फॉर्म में, और फिर उसको जो है रिप्रोड्यूस किया करके फिर साउंड्स के रूप में उसको जो है आपके सामने आउटपुट पहुंचाया जाता है। तो कोई भी चीज़, जब एक ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी तब बहुत लिमिटेड चीज़ों को डाटा माना जाता था, लेकिन आज डाटा के रूप में कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर तरह की सूचनाएं जो जिनको दोबारा प्रोड्यूस किया जा सके, रिप्रोड्यूसेबल हो। तो याद रखिएगा कि डाटा अब बहुत बड़ा व्यापक अर्थ रखता है समाज विज्ञान के क्षेत्र में भी, न सिर्फ जनरल अर्थ में बल्कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में भी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है हम लोग ऑडियो विजुअल जो है डाटा का इस्तेमाल अब करने लगे हैं, पिक्चर डाटा का इस्तेमाल करने लगे हैं। और अभी आपको मालूम ही होगा कि हम लोग इसको जो है न्यूमेरिक फॉर्म में ले आते हैं, तभी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बन सके हैं जो हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा में मददगार साबित होता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो SPSS जो है सॉफ्टवेयर, वह हम जो भी सूचनाएं लाते हैं उसकी आसानी से जो है वो प्रोसेसिंग और कोरिलेशंस वगैरह को इस्टेब्लिश कराने में हमें मदद करता है। सोशल साइंस में आंकड़ों को मूलतः दो स्तरों पर एकत्रित किया जाता है। पहला व्यक्ति के स्तर पर और दूसरा समूह या एग्रीगेट के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर जो आंकड़ा एकत्रित किया जाता है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि इंडिविजुअल इनकम या व्यक्तिगत आय को माना जा सकता है। इसके विपरीत समूह के स्तर पर एकत्रित आंकड़ों को हम क्षेत्र विशेष में मतदाताओं के व्यवहार को ले सकते हैं। तो याद रखना है कि आंकड़ा जो है वह व्यक्ति के स्तर पर भी जो है इकट्ठा किया जाता है और समूह के स्तर पर भी इकट्ठा किया जाता है। ज़्यादातर समाज वैज्ञानिक विश्लेषण विधि के दृष्टिकोण से आंकड़ों को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले को कहा जाता है क्वांटिटेटिव डाटा, इसको हिंदी में कहते हैं परिमाणात्मक या संख्यात्मक आंकड़े,
जिन विशिष्ट आंकड़ों का विश्लेषण क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की मदद से किया जाना संभव होता है उन्हें समाज वैज्ञानिक क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का प्रयोग एक्सपेरिमेंटल मेथड, सोशियोमेट्रिक टेस्ट, सर्वे मेथड इत्यादि में किया जाता है। इस तकनीक की मदद से ऐसी सूचनाएं संख्यात्मक रूप में प्राप्त होती हैं जिसे सांख्यिकीय या अन्य निष्पक्ष तरीके से आसानी से विश्लेषित की जा सकती हैं। क्वांटिटेटिव आंकड़े का ज़्यादातर संबंध वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक विधियों को महत्ता प्रदान करने वाले उपागमों या अप्रोचेस से है, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, डेमोग्राफी एक्सेट्रा। इन अप्रोचेज में किसी घटना, व्यवहार या संस्थाओं का अध्ययन अनुभव और अर्थ माने मीनिंग एंड एक्सपीरियंस की तुलना में संख्याओं और उसकी आवृत्तियों से ज़्यादा अंतर संबंधित किया जाता है। ये लाइन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, डेमोग्राफी जो है वह बेस्ड है क्वांटिटेटिव डाटा पर। क्यों? क्योंकि इसमें किसी घटना, व्यवहार या संस्थाओं का अध्ययन अनुभव और अर्थ माने मीनिंग और एक्सपीरियंस की तुलना में संख्याओं और उसकी आवृत्तियों से ज़्यादा अंतर संबंधित किया जाता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को कुछ समाज वैज्ञानिक इसी कारण से क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इसके द्वारा हमें गहन, सूक्ष्म या इंटेंसिव विवरण प्राप्त नहीं होता। ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है क्वांटिटेटिव डाटा का कि जब इसका एनालिसिस किया जाता है तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो सुपरफिशियल रिजल्ट प्राप्त होता है, वो इंटेंसिव और गहनता जो है उसमें वो कहीं नहीं झलकती है। और यही कारण है कि एक दूसरी जो तरह का डाटा है उसको प्रयोग में लाया जाता है जिसको कहा जाता है क्वालिटेटिव डाटा। अब हम दूसरे भाग में क्वालिटेटिव डाटा की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव जो डाटा होता है उसका नेचर क्वांटिटेटिव डाटा के ठीक विपरीत होता है। क्वांटिटेटिव डाटा के विपरीत जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वह संख्या और उसकी आवृत्तियों की तुलना में किसी घटना के व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव अर्थ या मीनिंग एवं अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस पर अधिक फोकस्ड होते हैं। इसमें सांख्यिकीय विश्लेषणों की तुलना में अर्थ या मीनिंग को अधिक स्पष्ट करने वाली सूचनाओं का समावेशन होता है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स का प्रयोग समाज विज्ञानों में ज़्यादातर केस स्टडीज में अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के माध्यम से होता है। क्वालिटेटिव डाटा किसी भी शोध में तुलनात्मक रूप से अधिक गहन और परिपक्व विवरण उपलब्ध कराता है, परंतु इसके बावजूद अनेक समाज वैज्ञानिक क्वालिटेटिव डाटा और उसके इंटरप्रिटेशन को वैज्ञानिक पैरामीटर पर सही नहीं मानते तथा इसकी ऑब्जेक्टिविटी पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टेक्निक्स का अपना अपना सीमा है, अपना अपना लिमिटेशन है। और यही कारण है कि आधुनिक शोध विश्लेषणों में इन दोनों तकनीकों के एक संतुलित कॉम्बिनेशन को सोशल साइंटिस्ट द्वारा अपनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सांख्यिकीय दृष्टिकोण से विश्वसनीय सूचनाओं को भी इकट्ठा कर विश्लेषित किया जाता है तथा साथ ही साथ कुछ उत्तरदाताओं को विशेष केस मानते हुए उसको इंटेंसिव इंटरव्यू करके उसका गुणात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है। उससे प्राप्त सूचनाओं का गुणात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है। इन सूचनाओं का विश्लेषण केस स्टडीज की तर्ज पर एक बैकअप स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है ताकि संख्यात्मक विश्लेषणों में व्याप्त गहन विश्लेषण के अभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। असल में ये एक मिडिल तरीका अपनाया जाता है जिसमें हम ज़्यादातर सूचना तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू उसके आधार पर करते हैं, लेकिन कुछ केसेज को जो कुछ सर्टेन इम्पॉर्टेंट केसेज हैं
उनका हम केस स्टडी करते हैं, और केस स्टडी करते हैं उनके साथ एक इंटेंसिव इंटरव्यू करके, और उनसे कुछ गहन और अंदर की सूचनाएं लेते हैं, और फिर उन सूचनाओं को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने निष्कर्षों में, ताकि यह पता चल सके कि हमारा जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से जो सूचना है और क्वालिटेटिव और इंटेंसिव स्टडी के थ्रू जो हमको इंफॉर्मेशन मिला, वो दोनों एक दूसरे को किस हद तक सपोर्ट करता है या सपोर्ट नहीं करता है। और यही कारण है कि आज के समय में जो किया जाने वाला कई कोर स्टडीज या मौलिक अध्ययन में दोनों ही प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा कर अलग अलग तरीके से उनका विश्लेषण किया जाता है, ताकि शोध निष्कर्षों को त्रुटि से मुक्त रखा जा सके या उसमें मिनिमम एरर आ सके। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको बताया कि कितने ये डाटा क्या होता है, हमने इसका एक ब्रॉड मीनिंग बताया जो कि हर विषय और कंप्यूटर के फील्ड में भी इसको एनालाइज करके बताया। फिर हमने सोशल साइंस के दृष्टिकोण से भी बताया, इसके टाइप्स की भी चर्चा की। तो हम समझते हैं कि डाटा के बारे में इतनी सारी सूचनाएं आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। आप इस ऑडियो लेक्चर को आप बार बार सुने और फिर देखें इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग फिर जब क्लास में मिलेंगे तो इस पर फिर से इस पर और डिस्कशन करेंगे। आप कोई अन्य सोर्स से भी इसको जो है और इन सूचनाओं को विस्तार दे सकते हैं। तो आपके पास अभी समय है, मैं फिर जब आऊँगा क्लास में तो इस पर विस्तार से बातचीत होगी। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। गुड बाय।